जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन भाई। आपका पहला क्वेश्चन चर्चा के अंदर ये कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन भाई आपका कारगिल जो दिवस है, कारगिल विजय दिवस, सॉरी कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, हमने बात करी, किसकी बात करी? कारगिल विजय दिवस की बात करी। ये कारगिल विजय दिवस आपका कब मनाया जाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपका पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, देश को समर्पित क्वेश्चन है। क्लास को शेयर कर देना भाई, कल वाली क्लास से आपने देखी नहीं है वैसे। चलिए कोई बात नहीं भाई, ठीक है। कारगिल दिवस की बात करते हैं तो आज कितनी तारीख आपका? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर भाई आपका, ठीक है। देखिए, कारगिल विजय दिवस की बात करूं तो कब मनाया जाता है आपका? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। किसके साथ विजय हुई थी, क्या हुआ था, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो कब की बात है आपका? 1999। कब भी आपका? 1999 में क्या हुआ था आपका? पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने अप्रोक्स वार कह सकते हैं, घुसपैठिए भेजे थे। अपनी सेना अर्धसैनिक बलों को भेजा था कहां पर? पाकिस्तान के और जो भारत के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के लिए भेजा था, ठीक है। और साथ में किस लिए? कि वो उस हिस्से पर भारत के साथ क्या कर सके? कब्जा कर सके। भारतीय सेना की जो सियाचिन से क्या कह सकते, कनेक्टिविटी को क्या कर सके? समाप्त कर सके। पाकिस्तान वर्षित क्या? भारत का अप्रोक्स वार था भाई, अप्रोक्स अघोषित वार। भारत के साथ क्या था? भारत के साथ या भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा था? अप्रोक्स या अघोषित वार था। अघोषित वार था भाई, क्या था? अघोषित वार था, कह सकते हैं अघोषित वार। चलिए भाई, अब ये 26 जुलाई को बात करते हैं, ये मनाया क्यों जाता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या हुआ था? ये तकरीबन आपका 60 दिन तक ये युद्ध चला था। ये युद्ध कारगिल जो वार है कब तक चला था? लगभग कह सकते हैं 60 दिन तक आपका ये युद्ध चला था, 60 दिन तक, ठीक है। ओके, इसके अंदर जो हमारे वीर सैनिक, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए, आप कह सकते हो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये आपका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान की बात करते हैं। 1999 में पाकिस्तान ने क्या किया था? 1999 में जो यहां पर आपके जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे भाई? आपके अटल बिहारी वाजपेयी भाई। अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, अटल जी थे क्या? प्रधानमंत्री थे आपके। इन्होंने कहा कि लाहौर की यात्रा करी थी, लाहौर बस सेवा का प्रारंभ किया था। लेकिन जब जब हमने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करी है, इसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा। किसने? पाकिस्तान ने। लेकिन इसको वैसा ही रिजल्ट मिलता रहता है। चलिए बात करते हैं यहां पर इन्होंने क्या किया। भारतीय सेना का सियाचिन के अंदर जो सेना थी उसको काटने के लिए इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया? अपने कुछ सैनिकों को भेजा भाई, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया? अपने कुछ सैनिकों को भेजा और उसका नाम दे दिया गया ऑपरेशन बर्थ। ऑपरेशन आपसे सीधा सा पूछेगा, ऑपरेशन बर्द इसका नाम दिया गया था। क्या रखा गया? ऑपरेशन बर्द। ऑपरेशन बर्द इसका नाम दिया गया। आपसे सीधा सा पूछेगा ऑपरेशन बर्द का संबंध किससे? तो पाकिस्तान से ही है ऑपरेशन बर्द का संबंध। उद्देश्य की बात करूं, इस ऑपरेशन बर्द का उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना। भारतीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर क्या करना भाई? कब्जा करना। दूसरे उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो क्या है? सियाचिन के अंदर जो भारतीय सेना है, सियाचिन के अंदर, किसके अंदर भी आपका? सिया जो चीन है, सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं मैं यहां पर, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो आपका ग्लेशियर को काटना, ग्लेशियर की जो कनेक्टिविटी है भारतीय सेना की, उसको खत्म करना क्या था? इसका उद्देश्य था। अब ये बीज कब से बो रखे हैं? वैसे तो अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान जब से अलग हुआ है तब से हमारे साथ बकवासबाजी हो ही रही है। आपको पता है 1965 में पीटा, फिर उसके बाद 1971 में पीटा, इससे पहले 1948 में इसकी मजाई करी हमने बड़ी हमारी, ठीक है। तो 1948 में भी पीटा इसको हमने,
1965 में भी इसकी पिटाई करी है, 1971 में भी इसकी पिटाई करी है। तब से है ये कोशिश में रहता है कि मैं कैसे भारत के साथ बकवासबाजी करूं और उसका रिजल्ट उसको मिलता भी रहता है टाइम टू टाइम। हमारे जो भारत के वीर सैनिक जो मेरे भाई हैं, जो बॉर्डर के ऊपर खड़े अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारे लिए अपने जो सर्वोच्च बलिदान है प्राणों की आहुति तक दे देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। अब यहां पर इसने क्या किया था, जो आपका कारगिल है, कारगिल की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कारगिल वर्तमान में किसका भाई, लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख का क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, कह सकते हो लद्दाख का जिला है। और लद्दाख की अगर मैं बात करता हूं तो लद्दाख के साथ और कौन सा जिला है इसका, लद्दाख व कारगिल, दो यहाँ के क्या है जिले हुए, लेह लद्दाख व कारगिल, दो जिले हैं कहां के, लद्दाख जो यूटी आपका, इसका दूसरा जिला कौन सा आपका, लेह। ठीक है, दो जिले हैं इस यूटी के। चलिए भाई, बात उन दिनों की है जब इन्होंने 26 जुलाई को जब इन्होंने 1999 में इन्होंने घुसपैठ कराई, ऑपरेशन बरद इसका नाम दिया पाकिस्तान की तरफ से। सैनिक व अर्ध सैनिकों को, हालांकि मना करता रहा कि मेरे सैनिक नहीं है, बाद में इसकी पोल खुली। सैनिक व अर्ध सैनिक जो लोग थे इन्हें भारत की सीमा रेखा में छुपा छुपा करके अंदर भेज दिया। ठीक है, भारतीय सेना को इसका पता नहीं लगा, लेकिन जब बाद में भारतीय सेना को पता लगा तो इन्हें पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी लेवल पर क्या है कार्रवाई इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है, भारतीय सेना को लेह लद्दाख से काटने का इनका प्रोग्राम था। ठीक है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। यहां पर भारत के वीर जो शहीद, जो वीर जो हमारे लोग हैं, जो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। इसके खिलाफ क्या किया, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। याद रखना भाई, ऑपरेशन विजय नाम दिया गया इसको। और 2 लाख सैनिकों ने इसके अंदर भाग लिया। कितने सैनिकों ने, 2 लाख सैनिकों ने इसके अंदर भाग लिया। और थोड़ी सी हानि उठा करके थोड़े बहुत जो हमारे वीर शहीद थे, कुछ लोग शहीद हुए, कुछ घायल भी हुए हैं, तो हानि जरूर, हमारा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हमने इनको पीट पीट के यहां से बाहर भगाया। तो ये जो कारगिल विजय दिवस है आपका, ये 26 जुलाई को ये वार क्या हुआ था, कह सकते हैं ये वार आपका, ये जो लड़ाई है 26 जुलाई को वार समाप्त हुआ था। समाप्त की अगर मैं बात करता हूं तो वार समाप्त हुआ था, जो आपका कारगिल जो वार था ये कब समाप्त हुआ है, तो 26 जुलाई को, लगभग 60 दिन चलने के बाद आपका। और जो इस युद्ध के अंदर या अघोषित वार के अंदर जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनको प्रणाम करने के लिए, उनकी याद करने के लिए, उनके सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इनका उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये आपके बीच में एक अच्छा क्वेश्चन आज का बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, वैसे पिटता आ रहा है, मैंने आपको बताया 48 में पिटा, 65 में पिटा, 71 में पिटा, और यहाँ पर एक और कर दो आप 1999 में भी पिटा। उसके बाद अब 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक करी है ऑपरेशन की। इसको ना बार बार है ना, थोड़े से कुछ दिनों बाद है ना, इस पाकिस्तान को डोज की जरूरत पड़ती रहती है, तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने दिलवा भी दी है। ठीक है, अब थोड़े दिन कुछ ठीक चलेगा, उसके बाद फिर डोज की जरूरत पड़ेगी, तो फिर कोई भाई आ जाएगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा जो इसको डोज दिलाई देता है टाइम टू टाइम। यहाँ पर बहुत से हैं जो इसको समय पे, कुछ लोगों की आदत हो जाती है, जब तक 2-3 थप्पड़ नहीं टिकते हैं तब तक वो काफी दिन तक ठीक नहीं चलता, और जब एक बार डोज मिल जाए तो काफी दिन तक ठीक चलता है। वही हालत किसकी है, पाकिस्तान की है, गरीबी की हालत में पहुंचा हुआ है। आपको पता है श्रीलंका के बाद आर्थिक स्थिति कहां पर खराब होने वाली, यहीं पर। दूसरा भी हमारा एक दुश्मन यहाँ पे खड़ा है, कौन खड़ा आपका, तो आपको मालूम है कौन है आपका, तो ये आप जानते हैं, ये आपका चीन। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की अगर मैं बात करता हूं तो रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ, इसको रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं, साथ में क्लिफ, रेड क्लिफ कह सकते हो इसको। दूसरी जो रेखा है, रेखा की अगर मैं बात करूं, दूसरी रेखा कौन सी इसी की, तो ये आपकी रेखा का नाम, इस रेखा का नाम है आपका LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हो। ये आपकी काल्पनिक रेखा है, ये याद रखना। कैसी रेखा आपकी, ये काल्पनिक रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करें। और जो चीन है, चीन के साथ हमारी कौन सी सीमा रेखा बनाती है, तो मैकमोहन और LAC, मैकमोहन है, मैकमोहन और आपकी LAC, ये दोनों के दोनों आपकी चीन के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। दोनों के दोनों हमारे विशेष मित्रों में गिनती करते हैं इनकी आजकल। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, ये था आपका क्या भाई, कारगिल दिवस था। कारगिल दिवस के ऊपर मैंने यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन विजय नाम था। पाकिस्तान की सेना का क्या नाम था ऑपरेशन, तो उन्होंने ऑपरेशन रखा गया था बरद। और ये पूरे दुनिया को ये बोलते रहे कि हमारे सैनिक है नहीं, ये तो कोई मिलिटेंट है, फलाना है, ढिमकाना, लेकिन बाद में अंत में सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। यहीं पर जो अगर मैं बात करता हूं तो आरटी की तरफ से बोफोर्स तोप का बड़ा अहम रोल रहा, एयरफोर्स का बड़ा अहम रोल रहा, क्योंकि ये लोग हाइट पर बैठे हुए थे। और जब ये हाइट पर बैठे हुए थे तो हमारे सैनिकों को नीचे से ऊपर की तरफ जाना था। बड़ी कठिन परिस्थिति थी, फिर भी भारत के वीर जवानों ने इस परिस्थिति को किसी भी हालत में देश के नागरिकों तक पहुंचने नहीं दिया, और अपने देश की रक्षा करी, प्राणों की आहुति दे करके भी इन्होंने अपनी
रक्षा करी है भारत माता की। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपका विश्व मस्तिष्क दिवस भाई, आपका विश्व मस्तिष्क दिवस, मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है? विश्व मस्तिष्क दिवस की बात करते हैं तो ये कब मनाया गया है आपका? तो ये 22 जुलाई को आपका विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है भाई। आपका कब मनाया गया है? 22 जुलाई को, याद रखें, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई आपका। ये 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रति लोग, उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रति लोगों को जागरूक करना, के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करने के लिए ये आपका दिवस मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इसका रीढ़ और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस किस को प्रभावित करता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रभावित की अगर मैं बात करता हूं, प्रभावित, तो ये भाई आपका रीढ़ व आपका किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रभावित करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। देखिए इसके जो कारण है वो बात करें तो ये किसी भी उम्र के, ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है, यानी कि आयु इस पे कोई मैटर नहीं करती है, आयु किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है ये आपका। और 20 से 40 वर्ष के लोग, आयु कोई भी हो सकती है भैया आपकी। और वैसे हम बात करते हैं किसकी? तो 20 से 40 वर्ष के जो लोग हैं उनमें ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आपका विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को। कल हमने क्वेश्चन किया था, हाल ही में भी यूएसए के अंदर आपका क्या मिला भी? 10 वर्ष बाद क्या मिला है? एक दशक बाद क्या मिला? 10 वर्ष बाद क्या मिला? यहाँ पर एक आपका पोलियो का मरीज मिला भाई, पोलियो का मरीज मिला है यूएसए के अंदर, और ये भी आपका चर्चा का विषय है। दूसरी बात ये है कि इस पोलियो के मरीज ने कभी भी यूएसए से बाहर की यात्रा नहीं करी, इसने यूएसए से बाहर की यात्रा नहीं करी है, तो ये भी नहीं कह सकते कि ये बाहर से लेकर के आए। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका के अंदर क्या लगाया गया था? पोलियो का टीकाकरण किया गया था। पोलियो का क्या किया गया था भाई? टीकाकरण किया गया था, टीकाकरण। ठीक है, और भारत भी पोलियो मुक्त है भाई, भारत भी आपका क्या है? भारत भी पोलियो मुक्त है, जिस प्रकार से आपका यूएसए पोलियो मुक्त है। लेकिन एक केस मिला, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, ओके। पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो भी आपका किसको प्रभावित करता है? तो ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। बच्चों को इसमें क्या होता है भाई? कमर में हो सकता है, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है इसमें हो सकता है, और भी पैरालाइज टाइप में होता है भाई आपका ये। तो ये पोलियो भी आपका चर्चा में थे। दूसरा बात, जब बीमारी की बात आ रही है, एक आपका मंकी पॉक्स आजकल चर्चा में भाई, मंकी पॉक्स चर्चा के अंदर है, पॉक्स। और आपका किसने? डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को, यानी कि जैसे महामारी घोषित करते हैं किसी बीमारी को, तो दूसरे लेवल का, यानी कि महामारी के बाद जो लेवल घोषित किया जाता दूसरे वर्ग में, महामारी का दूसरा वर्ग, महामारी का दूसरा वर्ग कह सकते हो, दूसरे वर्ग में इसको घोषित कर दिया, किसको? मंकी पॉक्स को। और भारत के अंदर अब तक कितने? 3 केस मंकी पॉक्स के मिल चुके हैं। मंकी जो पॉक्स है इसके कितने केस मिले हैं? 3 केस मिले। ये होता क्या है? बड़े बड़े फफाले से हो जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर, और बुखार चढ़ता है, और इसकी अवधि 3 से 21 दिन के बीच में इसकी क्या होती है? अवधि होती है। तो ये भी आपका चर्चा का विषय था भाई। विश्व मस्तिष्क दिवस की हमने यहाँ पर बात करी है। तो 22 जुलाई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। प्रभावित क्या करता है? रीढ़ की हड्डी को कह सकते हैं। प्रभावित की बात करें तो रीढ़ की हड्डी व मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आयु कोई मैटर नहीं करती इसके अंदर। वैसे 20 से 40 वर्ष के जो आयु के जो लोग हैं, उन लोगों को लिए क्या, ये ज्यादा उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। यूएसए में हम बीमारी की जब बात करते हैं, यूएसए में 10 वर्ष
इसके बाद पोलियो का एक और मरीज मिला है। इसके बाद इससे पहले मिला था 2013 के अंदर ही उन्हें एक मरीज मिला था जो कहीं से यात्रा करके आया था, ठीक है, लेकिन इस बंदे ने कहीं की यात्रा नहीं करी है, तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ में हमने मंकी पॉक्स की बात करी, कोरोना की बात करी, तो ये सारी की सारी बीमारी आपके बीच में है भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके बीच में भी क्लास को ना कल भी खैर बोलना तो भाई क्या कहें, या तो सुनते नहीं है, देखते नहीं है, यहाँ तक पहुंचते नहीं है क्लास, कोई शेयर तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, कोशिश कर दिया करो भाई, अगर किसी को अच्छी लगे तो क्लास को इधर उधर भेजने की, ताकि कोई और भी देख ले और आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी लेकर के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट्सएप बैंकिंग चर्चा में आपका किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? व्हाट्सएप बैंकिंग चर्चा में है, यह किस बैंक के द्वारा आरंभ करी गई है? ठीक है भाई। चलिए व्हाट्सएप बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका चर्चा में है, व्हाट्सएप का जमाना है भाई, हर चीज व्हाट्सएप पे हो रही है, ठीक है, तो बैंक पीछे क्यों रहेंगे, है ना, बैंक पीछे क्यों रहेंगे? तो बैंकों की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए इस क्वेश्चन की तो बात कर लेते हैं, पर उससे पहले मैंने आपको कुछ छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए बैंकों की बात करें तो भारत में बैंक की बात करें तो आपका कौन सा, बैंकों का बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? तो आरबीआई। पूरे बैंकों को गाइडलाइन जारी करने वाला बैंक कौन सा है? गाइडलाइन, बैंकिंग से संबंधित गाइडलाइन जारी कौन करता है? तो ये भी आपका आरबीआई, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं स्थापना, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1935 या कब हुआ आपका, स्थापना कब हुई इसकी, जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक है, ओके, ठीक। अगली बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये मुंबई के अंदर है, मुंबई। भारत में मुद्रण का काम कौन करता है, 1 रुपए को छोड़ करके? मुद्रण का कार्य ये भी किसका, आपका आरबीआई का ही है। किसका है? आरबीआई का ही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 इसको क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया है। भारत का सबसे ज्यादा पब्लिकली बैंक कौन सा आपका है? एसबीआई है भी। भारत का सबसे बड़ा सिविल बैंक की बात करें तो आईसीआईसी है, आईसीआईसी जो आपका बैंक है, आईसीआईसीआई ये बैंक आपका सिविल बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो ये आईसीआईसी बैंक आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका कि जो बैंक हो गया आपका एसबीआई का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सबसे ज्यादा बैंकों का तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करते हैं कब किया गया, 1969 में। किसने कराया था? तो इंदिरा गांधी जी द्वारा कराया गया। किसके द्वारा किया गया था? जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। अब आता आपका व्हाट्सएप बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप बैंकिंग आपका चर्चा में, तो ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, आरंभ किया गया है। आरंभ उद्देश्य क्या है? बैंकिंग से संबंधित कुछ सेवाएं, यहाँ पर कुछ सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? बैंकिंग से संबंधित कुछ सेवाएं, जैसे आप क्या देख सकते हैं, खाते में बैलेंस देख सकते हैं, बैलेंस स्टेटमेंट आदि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है यहाँ पर भाई, आपका जो आपका व्हाट्सएप है ये जुड़ेंगे कैसे? सिर्फ आपने एक नंबर है, उस नंबर पर हाई करके भेजना है, बैंक आपसे कनेक्ट हो जाएगा। हाई लिख करके भेजना है, क्या लिख करके भेजना है? हाई लिख कर भेजना है, याद रखना, और आप कनेक्ट हो जाएंगे किसके साथ? बैंक के साथ, ठीक है। नंबर कौन सा है भाई? जो नंबर जारी किया है अब आपका ये है 90 नंबर की मैं बात करूं, किस नंबर पर? तो 902269, देखिए 902269 22 आपका
फिर एक बार चेक कर लेता हूं मैं 226 पर आपने क्या करके भेजना है, हाई करके भेजना है, सिर्फ हाई लिखना है और बैंक आपसे कनेक्ट, यानी कि बैंक पूरा का पूरा आपके घर आ जाएगा चल करके। अगर आप इस नंबर पर एसबीआई चाहें तो आप ट्राई करना भाई एक बार जरूर इस नंबर में। मेरा तो खाता है नहीं एसबीआई में, खाता कहाँ होगा, पैसे होंगे तो खाता होगा ना, ठीक है। जिनके पास पैसा है, जिनका खाता, तो चेक कर लेंगे 9022692226 पर जाकर के हाई करके भेज देना, सारी सुविधा आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब एटीएम जाने की जरूरत नहीं है, आप जो चेक करते थे अब एटीएम जाने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत कम ही रहेगी, बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा। आप सारी जानकारी व्हाट्सएप के ऊपर ले सकते हैं। ये है आपकी व्हाट्सएप ऐप, और व्हाट्सएप ऐप की बात करें तो ग्राहकों का क्या कह सकते हैं, सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। एक आता भाई आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई भी जारी किया गया है। एपीआई ये किसके लिए भी, आपका एसबीआई कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए। किसके लिए भी, एसबीआई ने कॉर्पोरेट ग्राहक, जो आपके कॉर्पोरेट जो ग्राहक हैं या जो इनके क्लाइंट हैं, ग्राहकों के लिए इन्होंने ये भी जारी किया, ग्राहकों के लिए ये भी एसबीआई ने जारी किया है। इसमें है क्या भाई, आपका एपीआई बैंक क्लाइंट सर्वर के साथ सीधे बीच में संवाद करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ओके, व्हाट्सएप की बात हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, ये सारी की सारी चीजें आपके बीच में। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि आपका जो बैंक है वो बैंक एसबीआई बैंक ने इसको स्टार्ट किया है। साथ ही हम बात करें बैंकों से संबंधित कुछ सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाएंगी, खाते में बैलेंस स्टेटमेंट आदि चेक कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। साथ में हम यहाँ पर बात करें, लिख करके भेजना पड़ेगा हाई 9022692226 नंबर पे। एटीएम और बैंक जाने के अब आपके बीच में सुविधा नहीं है। मैंने एमबीए की बात करी थी, मुद्रणी की बात करी थी, सारी की सारी बातें आपके बीच में चली गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जो कि आपके बीच में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी भाई, है ना। थोड़ा सा एक बार अगर कोशिश करके क्लास को अगर जोड़ दें तो और भी थोड़ा सा ठीक ठाक काम है भाई आपका, बट चलो भाई ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका ये, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक चर्चा में है, ये कहां रखा गया है, तो स्वास्थ्य का विधेयक अधिकार में, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक आपका क्या है, चर्चा के अंदर है, हम यहाँ पर ये बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई यहाँ पे स्वास्थ्य का जो अधिकार है, इसको लेकर के अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो देखिए इसको ये एक बिल रखा गया है, ये एक सिंगल जो सांसद हैं उनके द्वारा रखा गया है, यानी कि ये बिल रखा किसने, मनोज कुमार भाई, मनोज कुमार है नाम के एक क्या है, मनोज कुमार एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, इन्होंने ये बिल रखा भाई। अब बात आती है कि ये ऐसा क्या है कि स्वास्थ्य का जो बिल है चर्चा में है। दूसरी बात करते हैं, देखिए ये चर्चा में किस लिए कि गैर सरकारी आपका क्या है भाई, गैर सरकारी विधेयक है आपका, ये कैसा विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है। अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। तो जो विधेयक सरकार के द्वारा ना रखा जाए, इसे क्या बोलेंगे हम, गैर सरकारी विधेयक, यानी कि वो सभी विधेयक जो सरकार नहीं रखती है और कोई सिंगल मंत्री रखे, या आप ये भी कह सकते हैं अकेला मंत्री अगर कोई रखता है, अकेला व्यक्ति, अकेला एमपी रखता, मंत्री नहीं भी, अकेला एमपी रखता है जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री पद पर नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य से संबंधित था, इसलिए आपका
ध्यान रखने का क्वेश्चन है। मनोज कुमार साहब ने इसको रखा है गैर सरकारी विधेयक इसे कहा गया है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि ये गैर सरकारी विधेयक रखा कहां पर गया है, तो मैंने बोला एमपी, तो जरूरी बात है संसद आ गया आपके दिमाग में। संसद में कहां पर रखा गया है, तो राज्यसभा में भी। कहां पर रखा है, राज्यसभा में इन्होंने ये बिल रखा है। इसलिए ये चर्चा का विषय है कि सरकार की तरफ से नहीं, आपके एक कह सकते हैं ऑपोजिशन कह सकते हो आप लोग, या ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मंत्री पद पर नहीं है उस बंदे ने इस बिल को रखा है। और चाहे वो लोकसभा के अंदर हो चाहे राज्यसभा में, ऐसा वह बिल जो सरकारी लोगों के द्वारा नहीं रखा गया है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको कहीं पर भी रखता है तो आपका गैर सरकारी विधेयक के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात आती है किसकी, राज्यसभा की। थोड़ी सी बात करेंगे भाई राज्यसभा की। सबसे पहले तो ये कि राज्यसभा को यहाँ पे मैं सारे के सारे पॉइंट लिख देता हूँ राज्यसभा के। नंबर 1 पॉइंट आपका बड़े अच्छे पॉइंट देखे जाऊंगा। देखिए सबसे पहले राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा को नाम क्या है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम, पहले नाम क्या था इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद इसे क्या, दूसरा क्या नाम है इसका, इसे क्या बोलते हैं, स्थायी सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि कभी भंग नहीं होता है, स्थायी सदन भी इसे कहा जाता है। तीसरा नाम क्या है राज्यसभा का, तो इसे उच्च सदन के नाम से भी, इसको उच्च सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ओके, अगली बात करते हैं राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा, तो ये आपका 1954 अगस्त 1954 के अंदर इसका नाम पड़ा। शायद में भी 23 अगस्त या 24 अगस्त में 1954 में इसका जो नाम था, इसका नाम क्या रखा गया है, राज्यसभा इसका नाम रखा गया है। ये सभा किसको रिप्रेजेंट करती है, तो राज्यों को क्या करती है भाई, ये रिप्रेजेंट या राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपसे ये पूछे तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करती है आपकी, तो राज्यसभा ही करती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो चुनाव है, सदस्यों का चुनाव, इसके अगर मैं बात करूं, सदस्यों का जो चुनाव है ये कितनी दिन बाद होता है, 6 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी याद रखना है। जो अध्यक्ष होता है वो इस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो कौन है आपके, उपराष्ट्रपति होते हैं भाई, उपराष्ट्रपति इसके क्या होते हैं, सभापति होते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था कहां पे की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर आपका इसकी व्यवस्था की गई है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है आपका, यहाँ पर राज्यसभा की बात हुई तो कार्यकाल सदस्य, हाँ आपके हर 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद आपके सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य आपके कह सकते हो आपके, जो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 600 हैं तो इसके यानी कि 200 लोग प्रति वर्ष के हो जाएंगे, आपके बदली हो जाएंगे। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी राज्यसभा। और राज्यसभा में मनोज कुमार साहब ने एक बिल रखा, स्वास्थ्य को लेकर के बिल रखा, गैर सरकारी बिल है, इसलिए आपका ये चर्चा के अंदर है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में, आज का क्वेश्चन नंबर 5। बीजी तिलक साहब चर्चा में हैं, अभी हाल ही में उनकी जयंती थी, ठीक है। चलो उनके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या था, कैसे था। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बीजी तिलक साहब चर्चा में है, अभी हाल ही में बीजी तिलक चर्चा में है। बीजी तिलक साहब कहां से चर्चा में आ गए, लाल बाल पाल है ना, बीजी तिलक साहब चर्चा में कहां से आ गए हैं, तो देखिए चर्चा में इसलिए आ गए कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इनकी जयंती पर क्या किया था, फूल अर्पण किए थे। कुछ भी समझिए आप लोग। चलिए बात करते हैं भाई क्या है, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी था, आपके क्या थे भाई, आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका। दूसरा क्या भाई, इनकी सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद है, तो आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गया आपके। दूसरा कौन आपका, चंद्रशेखर
आजाद की जो जयंती थी, इस जयंती पर उन्होंने क्या किया, इस जयंती को मनाया है, कह सकते हैं आजाद की जयंती को मनाया है या पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया है। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनको पूछे, अभी हाल ही में किसने, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इनकी जयंती थी कब गई, पीएम साहब ने क्या किया, उन्हें साहब ने याद किया है, ये आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ी सी बीजी तिलक की बात करते हैं, तो इन्होंने किसको, होम रूल लीग का से संबंध था इनका, किससे भाई, होम रूल लीग से संबंध पूछे आपका, तो इन्हीं का था होम रूल लीग से संबंध, किसका, तो बीजी तिलक का था, ये भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया था भाई, होम रूल लीग की अगर मैं बात करूं तो बीजी तिलक ने कब आपका 1916 में बेलगांव में, 1916 में बेलगांव, कहां पर आपका ये बेलगांव महाराष्ट्र के अंदर क्या किया था, इसकी स्थापना करी थी। और होम रूल की एनी बेसेंट ने भी स्थापना करी थी, किसने, एनी बेसेंट ने भी इसकी स्थापना करी थी। तो ये कब करी थी, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी इसकी स्थापना करी, किसकी, इसी की, होम रूल की भाई, ठीक है। चलिए अगली बात आती है यहाँ पर, ये किस प्रकार के नेता थे बीजी तिलक, आपके लाल बाल पाल की अगर मैं बात करता हूँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल विपिन चंद्र पाल, ये किस प्रकार के नेता थे आपके, तो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, यानी कि गुस्से में काम करते थे भी, ठीक है, ओके। अब बीजी तिलक की बात आती है तो इन्होंने मराठी भाषा में एक पत्र निकाला था, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मराठी भाषा में इनका पत्र, जो मराठी जो भाषा थी, मराठी भाषा में पत्र जो निकाला इन्होंने, कैसा निकाला था, क्या नाम था उसका, केसरी, मराठी भाषा में कौन सा पत्र निकाला इन्होंने, केसरी निकाला था। और अंग्रेजी में मराठा नामक, अंग्रेजी जो भाषा थी, अंग्रेजी में क्या निकाला था इन्होंने, कौन सा पत्र, मराठा नामक पत्र इन्होंने निकाला था, ठीक है। बीजी तिलक की अगर हम बात करते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी शहादत दी हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय बीजी तिलक इन 1895। अगर आपसे पूछे पहली अनऑफिशियल डिमांड किसकी भाई, फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय बीजी तिलक इन 1895, ठीक है, ये भी इनकी मांग थी। कहने को तो बहुत सारा कुछ है भाई इन साहब के ऊपर, बीजी तिलक चंद्रशेखर के ऊपर भी, लाल बाल पाल लाला लाजपत राय पे भी, पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में चर्चा में इनकी जयंती मनाई गई थी, तो ये जयंती चर्चा में थी, पीएम मोदी साहब ने इनको पुष्प अर्पित किए हैं, पीएम मोदी साहब ने इनको याद किया है। होम रूल लीग का संबंध बात करें इन्हीं से था। 1916 में बेलगांव में बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना करी थी, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भी करी थी, मराठा भाषी का केसरी पत्र इन्हीं से संबंध रखता है। आपका फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय बीजी तिलक इन 1895, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बात करें तो अनऑफिशियल डिमांड हो गया, तो अगला आपका ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका 1934 एम.एन. रॉय के द्वारा, किसके द्वारा भाई, एम.एन. रॉय के द्वारा की गई, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये था आपका, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था आपका भाई, अच्छा मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार आप लोगों के बीच में रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दुनिया भर में क्वेश्चन नंबर 6 भाई, विश्व में कह सकते हो आप, विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है, जो चर्चा में है। विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश की अगर मैं बात करूं, विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश, तो ये कौन सा बना आपका भाई, भारत बना है। क्या बना है, भारत आपका पहले नंबर पर है विश्व के अंदर, प्रेषण के अंदर। विश्व बैंक के अनुसार इसने 2021 में, किसने ये बात बोली आपकी,
तो WB वर्ल्ड बैंक के द्वारा कह सकते हो, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला 2021 में इसने 87 बिलियन आपका US$ क्या प्रेषण हुआ है या प्राप्त किए हैं, ठीक है। और भारत के बाद चीन और मैक्सिको है विश्व में। दूसरा नंबर किसका है, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं, दूसरा कौन सा भाई आपका, तो चीन है, बड़ी अच्छी बात है भैया। तीसरा कौन सा आपका, मैक्सिको। तीसरा कौन सा आपका भाई, मैक्सिको है, मैक्सिको क्या आपका तीसरा भाई। प्रत्येक को कितने, इन्होंने कितने डॉलर का, तो $53 बिलियन। काफी अंतर भी आपका, $53 बिलियन US$ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा। प्रेषण का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को भुगतान करके जो दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो प्रेषण करता। तो चीजें यहाँ पे बात आ रही है किसकी, प्रेषण करताओं की प्रेषण की बात आ रही है। तो प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ है यही आपका, इसको इंग्लिश में अगर आप याद रखना चाहें तो रेमिटिस बोलते हैं, रेमिटेंस क्या बोला जाता है, इसको रेमिटेंस बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना है किसको, प्रेषण करता। अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रही हो, यानी कि किसी चीज को लेकर के भुगतान करते हैं, उसकी बात यहाँ पर होती है भाई, ठीक है। चलिए भाई, भारत में महामारी की स्थिति के आवक प्रेषण अनुकूल रहा था, ये यही वजह थी भाई कि आज मतलब ये कि जब महामारी चली थी तब भी हमारे पास क्या था, प्रेषण हमारा प्रेषण हमें क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। इस वजह से हम क्या है, पहले नंबर पे हैं। चलिए भाई अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जो कि आपके बीच में आज होता है, ठीक है। अच्छा, भारत की देखिए अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम भारत की अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को जानते हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका भी ईवीएस से क्वेश्चन है। तो अभी गोल्ड आपका कमल हसन साहब चर्चा में रहे हैं। कौन आपके, कमल हसन चर्चा में है। कौन चर्चा में, आपका कमल हसन चर्चा में है। तो सबसे पहले तो ये हैं कौन भाई, कमल हसन की बात करें हम तो देखिए ये आपके साउथ फिल्म के हीरो, जो एक बॉक्सिंग आंधी आती है ना, वो वाले हीरो कौन आपके यही हैं। तो क्या आपके भाई ये साउथ फिल्मों के हीरो हैं, साउथ जो फिल्म है फिल्मों के अभिनेता हैं, प्रसिद्ध अभिनेता हैं, ये भी याद रखेंगे भाई। किस फिल्मों के, साउथ की फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो याद रखना आपका 68वां फिल्म महोत्सव भी हुआ है, जिसके अंदर हम बात करते हैं तानाजी, अजय देवगन, साथ में सूर्या आपका एक तमिल फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और एक आपका अर्पणा करके भी हैं जिन्होंने बेस्ट एक्टर्स रखा गया 68 फिल्म महोत्सव में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कमल हसन की बात करते हैं। अभी इन्हें हाल ही में एक दिया गया है, गोल्डन वीजा दिया गया है। क्या दिया गया है, गोल्डन वीजा दिया गया है। ये भी बात आपके बीच में बन जाएगी, ठीक है। कल परसों हमने हैनल पासपोर्ट की भी बात करी थी। किसकी बात करी थी भाई, हैनल पासपोर्ट की। हैनल जो पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट की भी बात करी थी। 199 देशों में पहले नंबर पर पासपोर्ट वाला देश कौन सा आपका, सबसे जबरदस्त देश, सबसे पहले नंबर पर कौन आपका भाई, जापान है। जापान का पासपोर्ट कितने देशों में चलने वाला था, 193 देशों के अंदर जापान का पासपोर्ट चल जाएगा। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का पासपोर्ट बिना पूर्व वीजा के, ठीक है। भारत के पासपोर्ट की बात करें तो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत कौन से नंबर पे था, 87 नंबर पे। और भारत का जो पासपोर्ट है कितने देशों में बिना वीजा के चल सकता है, बिना वीजा के चल सकता है। कितने देशों में भाई, 67 देशों में बिना वीजा के आपका पासपोर्ट है चल सकता है। याद रखें सबसे खराब किसकी हालत है, अफगानिस्तान की 27 है इसका, ठीक है। चलिए गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा कौन देता कौन है, अब बात आती तो यूएई के द्वारा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात भाई, संयुक्त अरब अमीरात आपका, अरब जो अमीरात है ये संयुक्त अरब अमीरात क्या देता आपका, ये वीजा देता, ये सॉरी आपका गोल्डन वीजा देता है, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो अबू धाबी क्या इसकी राजधानी है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। गोल्डन वीजा कितने दिन के लिए दिया जाता है, याद रखना 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के बाद क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है, नहीं भाई ये अपने आप क्या होता है भाई, अपने आप ऑटो सिस्टम से क्या कह सकते हैं, अपने आप क्या हो जाता है, ये अपडेट हो जाता है। ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो कमल हसन के हम बात करते हैं तो बड़ा अच्छा बेहतरीन कलाकार है आपके, ये याद रखेंगे। कमल हसन की एक मूवी थी, इन्होंने किसके ऊपर मूवी बनाई थी, हे राम, गांधी जी के ऊपर इनकी एक प्रसिद्ध मूवी थी, देखना भाई कभी अगर मौका मिलता है तो, हे राम। और इस मूवी के अंदर
क्या गांधी जी की के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई थी हेराम, यानी कि कहें तो भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर के मूवी। इसमें हीरोइन मेरे ख्याल में रानी मुखर्जी है भाई, रानी मुखर्जी क्या है इसके अंदर हीरोइन है। ये भी अच्छा, आप मूवी अगर मौका लगता तो देखना, इस प्रकार की मूवी से तुम्हें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हेनल इंडेक्स आपके पास है, इसका भी मैंने बता दिया, भारत के बीजे की ताकत बताई दी आप लोगों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में, जो कि आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ध्वज संहिता, ध्वज संहिता चर्चा में है आपका भाई, ध्वज संहिता चर्चा में है। देखिए हर घर तिरंगा आपका क्या, अभी हर घर तिरंगा आपका चर्चा में है, ध्वज संहिता आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 8 था भाई आपका ये। तो ये क्या हुआ, क्या है ऐसा कि तिरंगा हर घर अभियान, सुनिए मेरी बात, ध्वज संहिता चर्चा में क्यों आई? एक अभियान, देखिए आजादी के 75वें वर्ष में, या कहें आजादी के अमृत महोत्सव में क्या है भाई आपका हर घर तिरंगा योजना है आपका, तिरंगा योजना चर्चा में है। यानी कि हम कह सकते हैं 13 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आप पूरे घर में, चाहे घर है, शिक्षण संस्थान है, आपकी दुकान है, आपका मकान है, आपका कार्यस्थल है, आप कहीं पर भी आप तिरंगा ध्वज फहरा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा ध्वज संहिता चर्चा में। तो ध्वज संहिता चर्चा में क्यों? क्योंकि जब हम ध्वज फहराते हैं तो इसकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, किस प्रकार से ध्वज फहराना है आपको, कब से कब तक फहराना है, किस तरीके से, कितना साइज, क्या कुछ इसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ध्वज संहिता थी हमारी भाई, लास्ट में जो हमने अमेंड किया था ध्वज संहिता 2002। इस 2002 ध्वज संहिता में क्या किया, अब इस बात को लेकर के आजादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, इस पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इस ध्वज संहिता में क्या किया गया है, इस ध्वज संहिता में संशोधन या बदलाव किया है। ये याद रखेंगे, क्या बदलाव कर दिया भाई इसके अंदर। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि किस ध्वज संहिता में बदलाव, कौन सी ध्वज संहिता में बदलाव किया गया है, तो 2002 के अंदर किया गया। अब आ जाओ बदलाव किस में किया गया। अब आप क्या था, अब तक क्या था, आप घर के अंदर नहीं फहराएंगे, घर के बाहर होगा, छत पे होगा, आप 24 सिर्फ आप क्या शाम से लेकर यानी कि दिन में ही फहराएंगे, यानी कि रात को आप ध्वज नहीं फहराएंगे, कुछ टाइमिंग थी इसकी। अब इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया है और क्या बोला गया है, आप 24 आवर्स किसी भी समय और कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, अपना राष्ट्रीय जो ध्वज है, ध्वज फहरा सकते हैं, तिरंगा ध्वज फहरा सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है भाई। किसी भी समय और कहीं पर भी आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ये बड़ा ही शानदार आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाएगा आपका, पहली बार देश का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फ्लैग फहराया गया था कब आपका, 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट के अंदर इसको फहराया गया था। जर्मनी के स्टुअर्ट में किसके द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया, तो किसके द्वारा, 1907 में जर्मनी में स्टुअर्ट में। इसको एक बार चेक कर लेना मैं डेट को, ठीक है। तो जर्मनी के स्टुअर्ट में मैडम भिकाजी गामा, मैडम जो भिकाजी कामा के द्वारा इसको फहराया गया था। लेकिन नोट डाल के लिखना, नोट उस समय यह 3 रंगों में नहीं था, 3 रंगों में नहीं था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया, इतने मोटे से क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, याद रखना। तो 3 रंग में नहीं था, तो किस रंग में था आपका, ये बहुरंगीय था भाई, बहुरंगीय था। यानी कि जो तिरंगा था, ये तिरंगा कब बना और भारत में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्वज संहिता में बदलाव किया गया भाई, संशोधन किया गया, बड़ा अच्छा आजादी का अमृत महोत्सव कह सकते हैं, ठीक है। उसको लेकर के एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, जो कि आपसे
आपके बीच में आ जाएगा, कुछ न कुछ लेकर के ही आया है, देके नहीं जाएगा, टेंशन लेना आप लोगों के लिए, लेगा नहीं आपसे, कुछ न कुछ देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी भैया आपको। चलिए अभी हाल ही में चर्चा में थे भैया आपका, तो केपी कुमारन चर्चा में, आपके क्वेश्चन नंबर 9। तो केपी कुमारन साहब चर्चा में है, केपी कुमारन चर्चा में है, केपी कुमारन साहब चर्चा में। तो ये चर्चा में क्यों है? इन्होंने एक अवार्ड जीता भाई, अवार्ड 2022 जीता इन्होंने। चलो सबसे पहले तो बात करें केपी कुमारन है कौन भाई। तो ये आपके कौन भाई? मलयालम फिल्म के क्या है? आपके निर्देशक हैं। मलयालम जो फिल्म है, फिल्म के निर्देशक हैं ये, ठीक है। अरे भाई बहुत तगड़ी फिल्में हैं मलयालम फिल्मों की अगर हम बात करें तो, ठीक है। सदर्न साइड की, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, कैसे भी फिल्म आपकी सारी फिल्में मस्त मिलेंगी, ठीक है, कुल मिलाकर के। तो चर्चा में क्यों? अभी हाल ही में इन्होंने 2022 कौन सा अवार्ड जीता? जेसी डेनियल अवार्ड इन्होंने जीता है। कौन सा अवार्ड जीता इन्होंने? जेसी डेनियल अवार्ड इन्होंने जीता है भाई, जेसी डेनियल अवार्ड इन्होंने जीता है। अब ये अगर आप लोगों से ये पूछे कि जेसी डेनियल अवार्ड का संबंध किससे है, तो मलयालम फिल्म से है, ठीक है। पी कुमार को दिया गया है, ये क्या आपके फिल्म निर्देशक हैं, ये भी अगर आपसे पूछे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनेगा, जेसी डेनियल अवार्ड 2022 आपका, तो मलयालम फिल्म निर्देशक, ये अवार्ड देता कौन है? तो इसको देता केरल सरकार भाई। कौन सी सरकार देती है? केरल राज्य सरकार द्वारा ये अवार्ड आपका दिया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए। कौन सी सरकार देती? केरल राज्य सरकार यहाँ पर ये आपको देती है। तो और साथ में कितना पैसा मिलता है इसके अंदर? तो 5 लाख रुपए इसके में दिया जाता है। अभी हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव भी हुआ था आपका भाई, जम्मू फिल्म फेस्टिवल भी हुआ है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फेस्टिवल कब हुआ ये जल्दी से मुझे बताएंगे। जम्मू फिल्म फेस्टिवल कब हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मुझे बताएंगे। अब यहाँ कल परसों आपका मैंने बात करी थी 68वां आपका क्या राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। इसमें तानाजी और आपकी एक थी मलयालम फिल्म थी, जो फिल्म थी आपकी नाम था उसका तानाजी के लिए किसको? अजय देवगन प्लस आपके सूर्या, दक्षिण भारतीय सूर्या नाम के हीरो, इन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वोच्च क्या दिया गया है? प्रथम कह सकते हो, प्रथम या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया था। अभिनेता पूछे आपसे 68वें में, तो आपका कहां पर है? ये तानाजी के लिए इनको दिया गया था। और इनकी भी फिल्म थी भाई कोई, ये शायद मलयालम फिल्म ही थी, इनकी भी नाम था, क्या नाम था? सूर्या करके कुछ था। चलो ठीक है, मैंने कल कराया था इस क्वेश्चन को, एक बार चेक कर लेना, मैं ठीक है बता भी दूंगा, मेरे दिमाग में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाता। तो केपी कुमार साहब का भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, आपका भाई सुकार जीमा चर्चा में है भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका भाई, सकूरा जीमा चर्चा में है। सकूरा जीमा चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो बात ये करेंगे, सकूरा जीमा आपका चर्चा में रहा भाई। अभी हाल ही में ना कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ आपका, एक विस्फोट हुआ आपका। तो क्या है भाई आपका ये स्करिय ज्वालामुखी है भाई आपका। स्करिय किस लिए? क्योंकि अभी इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ है, याद रखना भी, ठीक है। ये आपका स्कुरजिमा जो आपका ज्वालामुखी, इसके अंदर क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। अब देखो यहाँ पर बात क्या आई आपकी, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता तो क्या निकलता भाई? लावा निकलता। क्या निकलता है? लावा। और वो गर्म होता है, जो कि कह सकते हैं यानी कि पृथ्वी के अंदर आपका जो हरकत करने से, पृथ्वी के अंदर जो भूमि के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, उसके बाद ये विस्फोट हुआ है। उस विस्फोट से क्या निकलता है, यानी कि पृथ्वी से बाहर जो निकलने वाली जो चीज, उसको क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है। और ये है क्या, एक्चुअल में पृथ्वी के अंदर रहते हुए हम इसे किस नाम से जानते हैं? जब अगर ये देखिए लावा, क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैंने कहीं पेपर के अंदर, लावा किसे कहते हैं? तो
मैग्मा जो पृथ्वी से जब बाहर निकलता है, पृथ्वी से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे लावा कहा जाता है। और लावा कहां से निकलता है आपका? तो ज्वालामुखी से वर्तमान में लावा कहां से निकला आपका? सुकुराजीमा से आपका ये लावा निकला है, विस्फोट हुआ है भाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये है कहां पर है भैया? आपका जापान के अंदर है। जापान के अंदर आपका ये जगह है जो आपकी जापान के अंदर है। जापान की बात करूं तो मैं जापान सूर्योदय के देश के नाम से इसको जाना जाता है। जापान बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी आपका हिरोशिमा नागासाकी भी इसकी क्या है? फेमस है। और 119 वर्ष का जो व्यक्ति था जिनकी डेथ हुई थी, उनका संबंध भी कहां से था? जापान से था। जापान में भूकंप और आपके क्या भूकंप आपके कह सकते हैं प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जापान झेलता ही रहता है। भूकंप है, सुनामी है, तूफान है, ये जापान के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन ये देश प्रेमी लोग हैं, अपने आप को संभाल के रखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आज की जो क्लास है आप लोगों की उज्जवल परिवार की तरफ से इतनी ही रहने वाली है। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो, ठीक है। चलिए, आज की जो क्लास भी आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से इतनी ही रहने वाली है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप दोबारा से एक्सप्लेन करें, तो दोबारा से आप लोगों के बीच में हम क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर दिया करो भाई। ऐसा नहीं है कि खुद देख करके आप मतलब खुद ही बस की कोई और ना देखे, वो वाली बात नहीं करनी है। बाकी आपको बता देता हूँ, अभी जो पीछे एचसीएस का जो पेपर हुआ था, अपनी क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने कल परसों बोला था स्टेज बहुत छोटी सी है, मुझे 1000, 2000, 5000, 10 जाने चाहिए। बस आप लोग पूरी के पूरी जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट है मेरे, सिर्फ वो लोग क्लास देख लें तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत,